Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome all of you in this webinar of team management. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और a very warm welcome on behalf of Logic Solution. Thank you very much for attending this session. I know कि आज सैटरडे है, काफ़ी लोग बिजी भी होंगे, काफ़ी लोग अपने जिम्मेदारियों में मशगूल होंगे, बट आपने लर्निंग का ये खुशगवार और काम जो ये एक बहुत अहम मौका है, ये अपने हाथ से नहीं जाने दिया। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर सेशन। मेरा नाम आफाक अहमद है और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा लॉजिक सोल्यूशन। लॉजिक सोल्यूशन एक इमर्जिंग आउटसोर्सिंग, एचआर आउटसोर्सिंग, बिजनेस सोल्यूशन और रिक्रूटमेंट कंपनी है। पाकिस्तान में ये काम कर रही है और इसका काम ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो है उसमें इफेक्टिव जो हम देते हैं रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी, बिजनेस सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर और इसके अलावा हम एकेडेमिया के हवाले से भी लॉजिक सोल्यूशन के 3 अहम न्यूज़ लेटर हैं जो कि हर मंथ आपको मिल भी सकते हैं और ये पब्लिश्ड होते हैं डिजिटली भी और प्रिंट फॉर्म में भी, जिसका नाम है इंजीनियरिंग पल्स, एचआर पल्स और एकेडमिक पल्स। जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट एक बहुत अहम टॉपिक है और इसी वजह से लॉजिक सोल्यूशन की ये वेबिनार सीरीज में हम आज डिस्कस करना चाहेंगे टीम मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम आफाक अहमद है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए and total I have experience of 14 years. Before that, I have been working in national and international and multinational companies in different capacity. और कोशिश यही होती है कि एकेडेमिया और जो हमारे इंडस्ट्री है उसके दरमियान जो ब्रिज है उसको क्रिएट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नॉर्म सेट कर लेते हैं आज के इस वेबिनार के, कि जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक पूरा प्रॉपर हमारा एक सेशन होगा, हम उसके बाद हमारा एक कंप्रिहेंसिव Q&A सेशन होगा। आपके सवालात को हम वेलकम करते हैं, बट आपने अपने सवालात को चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इमोशंस का भी ऑप्शन है, उसमें आप हैंड रेज करके अपना मैसेज जो है वो टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है इसका, वो भी आप यूज करते हुए अपना अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमारे साथ हमारी मॉडरेटर हैं सैरिश, वो आपके सवालात को हम तक पहुंचाएंगी और हम आपके सवालात के प्रॉपर जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिटवीन द सेशन अगर कोई ऐसी चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही हो तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि देन एंड देयर उसका जवाब दे दें। और अगर वो सवाल आगे आ रहा होगा तो हम आपको वहाँ पे थोड़ा-सा रोकेंगे और अपने कंटेंट को उस जगह पे लेके जाएँगे जहाँ पे आपका सवाल है। इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे बोलता रहूँ। आपने भी अगर कोई सवाल है तो ज़रूर अपने पास लिखें और हम आपके सवाल को दोस्तों, जब भी हम वेबिनार्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज़ेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग होना एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डिफरेंट मीडियम्स हैं जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जिसमें ट्रेनिंग है, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप है, इसके अलावा आप ऑन सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स। वेबिनार्स आपको हेल्प करते हैं थोड़े टाइम में कुछ आई विटनेसिंग, कुछ अवेकिंग मोमेंट्स, कुछ ऐसे मौकों का जब आप नई चीज़ों को समझ सकते हैं। और यही वजह है कि लॉजिक सॉल्यूशन लेकर आया है आपके लिए सीरीज ऑफ वेबिनार, जिसमें डिफरेंट हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपके साथ, टॉप ऑफ द लिस्ट फैसिलिटेटर्स आपके साथ मौजूद होंगे और वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और आपको बहुत अ, एक अच्छा कंटेंट देंगे और कंटेंट रेलेवेंट टू इंडस्ट्री हो। ये ऑल टुगेदर हमारा ये 7 सेशन है, यानी हमारे टोटल ये 7 स्टेप्स हैं जिसमें हम आज का वेबिनार कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सामने शो भी हो रहा है। जिसमें टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप एंड कमिटमेंट है, टीम कम्युनिकेशन है, टीम सोशलाइजिंग एंड एंगेजमेंट है, टीम कल्चर है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, टीम वैल्यूज पे बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी पे बात करेंगे और Q&A सेशन पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट की। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेस का दारोमदार होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद टीम का होता है। इफ यू आर हैविंग अ गुड टीम, आप हमेशा आगे जाते हैं। और अगर आपके पास टीम ऐसी हो जो कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि आपको वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, ना कर पा रही हो, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम। इफेक्टिव
टीम मैनेजमेंट के लिए कुछ रहनुमा उसूल हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और हमारी ये प्रेज़ेंटेशन कहीं पे भी ऐसी नहीं है कि हम एक ख़ास एजेंडा पॉइंट को लेके चलेंगे। हम एक जेनेरिक बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनली क्या इश्यूज़ हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली ऑर्गनाइज़ेशंस अडॉप्ट कर रही होती हैं टीम मैनेजमेंट के हवाले से। सो टीम मैनेजमेंट में आप क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्गनाइज़ेशन के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों, टू मिनिमाइज़ the value, minimize the business and to maximize the business and minimize the expenses. ये हमें हमेशा से पढ़ाया जा रहा होता है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स में अपने लोगों के ऑब्जेक्टिव्स ऐड नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम, ठीक है? इसमें आज हम आपको कुछ आई ओपनर चीज़ों का भी इज़हार करेंगे, बिकॉज़ जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, माशाल्लाह अब तक 31 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, ये आने वाले दिनों में, मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट्स नहीं कहता, आने वाले फ्यूचर लीडर्स कहता हूँ। तो आज की ये सेशन यानी आज का ये वेबिनार जहाँ हमें एक अच्छा टीम प्लेयर बनने पर आगाही देगा, वहाँ पे एज़ अ टीम मैनेजर भी पता चलेगा कि आने वाले दिनों में अगर आपको टीम की मैनेजमेंट सँभाली जाती है, आपको टीम मैनेजमेंट के हवाले से बताया जाता है, आपको टीम दी जाती है, तो हाउ वुड यू कन्वर्ट दैट टीम इंटू अ इफेक्टिव टीम, और ऐसी टीम जो कि ऑर्गनाइज़ेशन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर हम डिफरेंट रिसोर्सेज की बात करते हैं, वहाँ पर टीम उसकी सबसे अहम रिसोर्सेज होती है। बिकॉज़ टीम में आप एनर्जी, टाइम, एफर्ट, ये तमाम चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस यही है कि वो अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाते, टीम को वैल्यू नहीं कर पाते और इस तरीके से टीम को नहीं लेके चल पाते जहाँ पर उनके गोल्स के साथ-साथ टीम के गोल्स भी अचीव हों। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एज़ अ मैनेजर ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्टिव में अपनी टीम के ऑब्जेक्टिव्स को कनेक्ट कर देंगे, वो हमेशा हेल्पफुल रहेगा, हमेशा आपके लिए आसानी रहेगी। So let's move on towards why team is essential for us. So team management is an important number of reasons within the workplace. Team management बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत सारे अहम जिसे कहते हैं कंपोनेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बट स्पेशली हम दो लोगों की है, देयर आर टू रीजन बिहाइंड इट कि जब हम टीम को डेवलप करते हैं। दोस्तों जब अगर मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ ना टीम मैनेजमेंट का, तो पूरी दुनिया में टीम का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत कम था। बट हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें साथ मिल के काम करने पर यकीन रखता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक टीम बनाई थी, अगर आपको याद हो, महाजिर और अंसार की। जी हाँ, यानी ये टीम मैनेजमेंट हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। हमें मिल के काम करने की तरगीब, तालीम और तरबियत दी जा रही होती है। बट जब मॉडर्न एरा में हम आते हैं, तो हमें पढ़ाया जा गया था सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन बहुत जल्दी सोल प्रोप्राइटरशिप से ऑर्गेनाइज़ेशन पार्टनरशिप पे गईं बट और उसके बाद कॉर्पोरेशन पे गईं। ऑर्गेनाइज़ेशन आज यानी आज जब हम आज मौजूद हैं यहाँ पर अ, आज के दिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी टीम को मैनेज करते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं और किन लोगों को वो अपनी टीम कहते हैं। क्या सिर्फ़ टीम अफ़राद का नाम है या उनमें मौजूद मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ का नाम है, लिंगुअल स्किल्स का नाम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का नाम है। तो यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। खुद मैंने भी जब टीम मैनेज की तो अपने आप को तलाश किया, अपने आप को समझा, अपने आप को अंदाज़ा किया कि मैं मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। तो एज़ अ टीम मैनेजर आपको इस चीज़ को साबित करने में मदद की। बट एक टर्म जो हमेशा आपको याद रहेगी और ये चीज़ मैं आपको एक एज़ अ गिफ्ट देता हूँ कि व्हाट इज़ टीम? हम टीम का वर्ड बहुत सुनते हैं, काफ़ी ब्रांड्स का नाम भी है अब तो टीम। बट team is a combination of four acronyms. Together, everyone achieve more. Yani, it's a total achievement of a group of people. It's a group of people who has different kind of skills, but they work on the same capability. They work on the specific goal and objective. और वही देना टीम लीडर का काम है। एक लीडर का काम हमेशा विजन देना है, अचीव करवाना जो है ना, वो टीम का काम। लेकिन उसके लिए टीम आपकी ऐसी हो, जिसके लिए एटीट्यूड हो कि टुगेदर एवरीवन टू अचीव मोर। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव या अपनी सक्सेस में अपनी टीम की सक्सेस नहीं रखेंगे, तो टीम किसी और डायरेक्शन में जा रही होगी, आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों डायरेक्शन को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए इस बात को की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइज़ेशन इस बात को समझे
कि टुगेदर एवरीवन का मतलब क्या है? वी हैव टू टुगेदर, वी हैव टू कंबाइन, वी हैव टू यू नो mingle up all the people who are having a certain level of understanding, who are having same kind of capability, but who must achieve the organizational objective. जब हम ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, तो टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। टीम बिल्डिंग इज़ बेसिकली अ की ऑफ सक्सेस फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टीम बिल्डिंग एटीट्यूड है वो बहुत ज़रूरी है। व्हाई? द रीज़न बीइंग कि जब आप टीम डेवलप करते हैं तो आप क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन ऑफ आइडियाज़ का सामना होता है आपको, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यही वजह है कि आज के इस एरा में स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, मैं हमेशा कहूँगा। स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है हर इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि दे हैव अ स्मॉल टीम बट दे हैव अ बिगर विज़न। यही वो चीज़ है जो हमें ऑर्गेनाइज़ेशन में बिल्ड करनी होती है, कि चाहे लोगों की कैपेबिलिटी कैसी हो, उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देके सँभाला जाए, बताया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है? जब हमने एक स्टडी की तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीम बिल्डिंग टेक्निक्स। टीम बिल्डिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप लोगों को इवॉल्व करते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपने लोगों को एंगेज करना है। अब एंगेजमेंट ऑफ पीपल क्यों ज़रूरी है? देखिए, ऑर्गेनाइज़ेशन का कोई भी इनिशिएटिव होता है, वो किसी एक ऑब्जेक्टिव्स का नहीं होता, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी एक इंसान का ऑब्जेक्टिव, वो होता है ऑब्जेक्टिव तमाम लोगों का। यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई सर्टिफ़िकेशन करनी है या मुझे अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाना है, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है वो सिर्फ़, वो एक ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव होने के लिए मुझे समझना इस बात को है कि मैंने कौन सी ऐसी टेक्नीक्स को अडैप्ट करना है जहाँ पर हमारी टीम डेवलप हो, हमारी टीम बने, हमारी टीम को एंगेज करना है। उसकी वजह ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन में लोग कहते हैं कि यार ये तो बॉस ने कहा है ना, ये तो कंपनी का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा क्या? तो अगेन व्हेन यू डेवलप अ टीम और आप उस उन्हें अपने एम्प्लॉइज़ को, अपनी टीम मेंबर्स को इन फ्रूटफुल एंगेजमेंट्स देंगे, फ्रूटफुली एंगेज करेंगे, दैट विल बी इम्पैक्टफुल। फॉर एग्जांपल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीम बिल्डिंग टेक्निक्स और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, 4 किस्म की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी बेस्ड टीम बिल्डिंग टेक्निक्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या, हर जगह हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जिनकी मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी होती है, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं और कौन से ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो विज़न के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग सैलरीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें काम दीजिए और जो विज़न के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप टास्क दीजिए, ठीक है? ताकि ऑर्गेनाइज़ेशन में सिंक्रोनाइज़ेशन आ सके, ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, जो कि जिनकी पर्सनैलिटीज़ मैच करती हैं। जिनकी पसंद-नापसंद मैच करती, ताकि वो आपस में मिलकर काम करने पर जो है वो आमादा हों और मिलकर काम हो। और एक की सक्सेस ऑर्गेनाइज़ेशन की सक्सेस होती है। किसी एक का फेलियर ऑर्गेनाइज़ेशन का फेलियर हो। तो ये हमें आइडेंटिफ़ाई करना होता है एज़ अ पर्सनैलिटी बेस्ड टीम बिल्डिंग टेक्निक्स के ज़रिए। देन एक्टिविटी बेस्ड टीम बिल्डिंग टेक्निक्स के आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि ऑर्गेनाइज़ेशन डिफरेंट इवेंट्स कर रही होती है। समर इवेंट्स, विंटर इवेंट्स, 14 अगस्त, ईद मिलन पार्टीज़, इफ्तार डिनर्स और इसके अलावा आपकी क्रिकेटिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इसके अलावा आजकल ग्रीनरी के हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा होता है। एक्टिविटीज़ आपको कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हे के लिए निकालती हैं उन तमाम चीज़ों से, निकालती हैं उन तमाम आपके बिज़ी स्केड्यूल से, जो कि आप कर रहे होते हैं। जब मैं भी ऑफ़िस में होता हूँ, डिफरेंट चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। आप सुबह आप ऑफ़िस आते हैं कुछ और सोच के कि आज आपने ये करना है, बट ऑफ़िस आके पता चलता है कि आज के टास्क तो कुछ और हैं। तो ये चीज़ आपने आइडेंटिफ़ाई करनी होती है। जब आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं ना, तो लोगों को आप अपने उस अ, जिसे कहते हैं मुतवासिर और मोनोटोनस तरीके से काम करने से निकालते हैं और आपको फिर आप उनको एंगेज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन हमसे भी कॉन्टैक्ट करती हैं कि हम उनके साथ फैमिली पिकनिक्स करती हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइज़ेशंस को सपोर्ट करते हैं कि अगर उनका कोई इवेंट हो रहा होता है, वो हमें भी कोलैबोरेट करती हैं।
और हम उनमें कोई सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग का सेशंस कराते हैं, कोई कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कराते हैं, कुछ सिखवाते हैं, कुछ लोगों को एंगेज करते हैं ताकि वो एक्टिविटी के ज़रिए समझें कि टीम बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। ये चीज़ समझने के लिए हम हमेशा से ये प्रिस्क्राइब करते हैं या ये सजेस्ट करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ एवरीवन in our life are fighting with so many uh, जिसे कहते हैं फेलियर्स। हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ जंगों से लड़ रहे हैं और उसी के साथ हम जॉब भी कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक्टिविटी बेस करें, कोई पिकनिक अरेंज करें, कोई आउटिंग अरेंज करें, ताकि लोग मोनोटोनस वर्क स्टेशन से निकल कर एक ऐसी जगह जाएं जहां पर वो उनका माइंड सुनने के लिए तरोताज़ा हो। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि गिलास को पहले आपको खाली करना है, उसके बाद ही गिलास भरेंगे। अगर आप गिलास को ओवरफ्लो करते रहेंगे तो सारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और ये पानी तो हमारे लिए होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनर्जी होती है, एफर्ट्स होती है, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो एक्टिविटी बेस्ड टीम लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। फिर आता है स्किल बेस्ड टीम बिल्डिंग। स्किल बेस्ड टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि समटाइम्स आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, वैसे चैलेंजेस भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। मॉडर्न डे अ, लाइफ और मॉडर्न डे चैलेंजेस, हर दिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। अगर आप आज अपनी टीम के हवाले से अच्छे फैसले नहीं लेते, टीम कहीं और मूव हो जाती है। किसी को भी आप बाउंड करके नहीं रख सकते, किसी को भी आप जिसे कहते हैं इम्प्रिजन करके नहीं रख सकते। तो इसी इसके लिए आपको लोगों की स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, लोगों को एम्पावर करना होगा। मैं हमेशा जिस तरह मैं अक्सर अपनी सेशंस में भी ये बात कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन 1 करोड़ की मशीन ले लेती है, लेकिन फ़कत 10,000 रुपए उसकी ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करती। क्या हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपने घर में कोई अप्लायंसेस लें या अगर कोई नई गाड़ी लें, क्या हम किसी ऐसे इंसान को वो गाड़ी दे सकते हैं, या चाहे वो हमारे घर या हमारे दिल के कितने भी करीब हो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जिसको ड्राइविंग नहीं आती हो, हम बिल्कुल नहीं देंगे। इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये मोटिवेट करते हैं कि वो अपने लोगों को, मशीन ऑपरेटर है तो मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग कराएं उसे, अगर वो वेयरहाउस मैनेजर है वेयरहाउस की। इसी तरीके से आप सब जो कि इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबने भी आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, वो ग्रे एरिया है जिसको आपने सीखने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन भी हर साल टीएनए करता है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। उस ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में भी हम हेल्प कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और लोगों को बताते हैं कि व्हाट विल बी द राइट ट्रेनिंग फॉर द राइट पर्सन। हर किसी की ट्रेनिंग हर बंदे के लिए नहीं है। इस तरीके से हर किसी के शर्ट हर किसी की नहीं है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई टेलर मेड एक्टिविटीज। आपको आइडेंटिफाई करना होता है, लोगों की स्किल बेस्ड बिल्डिंग करनी होती है, लोगों की स्किल्स को बढ़ाना होता है। बिकॉज अगर आप स्किल नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों की कैपेसिटी नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप लिमिटेड एक्टिविटी, लिमिटेड टैलेंट से ज़्यादा दिन तक किसी भी इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जब ब्रांड्स के साथ ऐसा होता है, जैसे नोकिया है, बड़े-बड़े ब्रांड्स जिन्होंने वक़्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो क्या हुआ उनके साथ? मार्केट से साइड ऑफ हो गए। इसी तरीके से आपने भी एज़ अ टीम मेंबर भी और एज़ अ टीम लीडर भी अपने साथ अपने लोगों को चेंज करना। अब सवाल ये आता है, लोग हमसे कहते हैं कि आफ़ाक आप हमेशा ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसलिए कि शायद आप ट्रेनर हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग चेंज लाइव्स, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म योर बिज़नेस। यस, इट्स अ कॉस्टली ऑप्शन, बट व्हाट इफ कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है और आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को चला रहे हैं। तो उसके लिए आपने आइडेंटिफाई करना है। आप अगर आप ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि आप बगैर कुछ चीज़ सीखे हुए अपनी कोई कीमती चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और वो ख़राब हो जाए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो अपने लोगों को ट्रेन करें। फिर आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल स्किल्स रखते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग्स, क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज़। जिसमें अगर किसी का एक्सेल अच्छा है, तो आप उसे ऐसे लोगों के साथ अकम्पनी करें, जिनका एक्सेल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो 2 ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करें जिनके पास 2 डिफरेंट स्किल्स हैं। तो क्या होगा कि जब वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो किसी के उसके दूस पार्टनर के पास दूसरे स्किल्स होंगे। जैसे कि मैं हमेशा अपने साथ अपना टीम मेंबर में उनको लेता हूँ, जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा अकम्पनी करते हैं। उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज़ेशन का ऑब्जेक्टिव अच्छा है। तो ये है, हम हमेशा कहते हैं स्किल बेस्ड टीम बिल्डिंग टेक्निक्स कि आप टीएनए करें,
ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करें, आइडेंटिफाई करें आपके पास कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं। इसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन में सॉर्ट एनालिसिस करना होगा, आपने लोगों को के साथ बैठना होगा, उनके उनके टीम लीडर्स के साथ बैठना होगा, उनके सुपरवाइजर्स के साथ बैठना होगा, और अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपने बैठना होगा अपने टीम मेंबर्स के साथ, उनको बताना होगा, उनसे पूछना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी पूरी हालात और वाकयात बताते हैं बगैर कुछ बात इधर उधर किए हुए। इसी तरीके से आपने ये ट्रस्ट डेवलप करना होगा अपने टीम मेंबर्स का, कि अगर उन्हें कुछ नहीं आता वो आपको बताएं, ताकि आप उनको सिखाएं, आप ऐसी ट्रेनिंग्स में उनको करें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड टीम बिल्डिंग टेक्निक्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का हर किस मतलब ये नहीं है कि आप जैक ऑफ ऑल बने। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब ये है कि आप हर प्रॉब्लम की असेसमेंट करें, कि आइदर वो प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है। हर चीज प्रॉब्लम नहीं होती। एक चाइनीज कहावत भी है कि हर प्रॉब्लम अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी लिए बैठी है, और ऐसे ही होता है। कोविड की मिसाल आपके सामने है। जब कोविड आया था, अल्लाह वो साल कभी ना लाए हमारी जिंदगियों में, बट जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे कुछ दिन के लिए, बट बहुत जल्दी बिजनेसेस ने ये रियलाइज किया कि कोई दो ऐसे सेक्टर थे जो कि जिन्होंने अपने आप को रिवाइव किया। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान था, जिसमें एक था फार्मा और दूसरा था आईटी सेक्टर। दोनों ने अपने आप को बूस्ट किया, और पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया ने जितना इस दौरानिए में अपने आप को अपग्रेड किया, शायद कहीं नहीं। ये जो वेबिनार का तोहफा आज लॉजिक्स सोल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा है, बल्कि गुलदस्ता है, क्योंकि मल्टीपल वेबिनार है। ये भी वेबिनार्स पहले भी होते थे, लेकिन हमें अगर कोविड के जमाने में आता तो एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि रोजाना ही कोई ना कोई बड़ा इंफॉर्मेटिव वेबिनार हमारे सामने से गुजरता था, और हम लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, और बात करते थे और सीखते थे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, इसमें आप लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं प्रॉब्लम लेकर जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में होता हूँ, लेकिन मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, अगर मेरे पास 10 लोग आ गए कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे ये देखना है मेरे पास वर्कलोड कितना है। सिंपल इज दैट। अगर आप एक सुपरवाइजर हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं, अगर आप जो लोग प्रोडक्शन से हैं मेरे सामने, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आज का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर बनाना है, तो सोल्यूशन ये नहीं है कि असाइनमेंट नहीं बनाओ। सोल्यूशन ये है कि कैसे बनाए। उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उनको उस सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। सोल्यूशन हमेशा से ऑल्टरनेटिव में दिए जाते हैं, और आजकल एक ये भी अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि हम वो सोल्यूशन सुनना चाहते हैं जो कि हमारे दिल में है, हम दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सनल लाइफ में तो शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो जाता होगा, वैसे तो शायद मुश्किल है, बट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं। प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन के मुराद, आप जब अपने मैनेजर डायरेक्टर के साथ बैठते हैं तो वो आपको ऑल्टरनेटिव देते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं, और आप ऑर्गेनाइजेशन के की ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। तो ये भी एक स्किल है, नो डाउट। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने लोगों में बनाते हैं, और जो लोग आपके ऐसे हैं जो कि टीम मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन स्टेप 2 में हम आइडेंटिफाई करते हैं कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन के हवाले से तो मैं मेरी कोटेशन भी है, कम्युनिकेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का सोल्यूशन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम साइलोस को नहीं बनने देते, हम लोगों को वैक्यूम में नहीं आने देते। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, और एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर वैरायटी ऑफ पीपल जिनके साथ आपने कम्युनिकेट करना हो, इंटरनली और एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर, इंशाल्लाह जब आने वाले दिनों में आप और जो लोग ऑलरेडी मैनेजर और सुपरवाइजर हैं, उन्हें किन के साथ कम्युनिकेट करना है? जो इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, आपकी मैनेजमेंट है, ठीक है, यूनियंस हैं अगर कोई यूनियन है, ठीक है, आपके इसके अलावा अदर स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, इन तमाम के साथ कम्युनिकेट करना है। एक्सटर्नली आपने किससे कम्युनिकेट करना है? आपने लीगल इदारों से कम्युनिकेट करना है, आपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, आउटसोर्सिंग एजेंट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है टीम मैनेजमेंट। बट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा से कहते हैं कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कम्युनिकेट करेगा कौन, हु विल बी कम्युनिकेट, व्हाट विल बी कम्युनिकेट, एंड हाउ विल बी कम्युनिकेट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हु विल बी कम्युनिकेट से मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चैनल्स बना देती है, नहीं यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप सब लोग ने पढ़ा होगा, हायरार्की जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस बात का एक लिटमस पेपर टेस्ट है कि कौन कम्युनिकेट करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने कम्युनिकेट करना होता है, और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप ओपन एंडेड कम्युनिकेशन रखें, उसके लिए अभी हम बात भी करेंगे। बट कम्युनिकेशन की मैं सिग्निफिकेंस बता रहा था कि किसी भी टीम की सक्सेस के पीछे ये अहम है कि कम्युनिकेशन उनमें कितनी अच्छी है। अच्छा, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। हम अंडरस्टैंडिंग को कम्युनिकेशन कहते हैं। हम कहते हैं मेरे दोस्तों के साथ अगर मैं अच्छे से बात करता हूँ तो वो ही जो है वो मेरी कम्युनिकेशन, नहीं नहीं, मेरी कम्युनिकेशन तब गेज होगी जब मैं किसी गैर के साथ बात करूँ, वो बताएगा कि मेरी कम्युनिकेशन कैसी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन है या इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, ये चीज बताएगा। बिकॉज हम भी आज आज का दिन ऑलमोस्ट 4:30 हो गए और आज आपने बहुत सारी चीजों लोगों के साथ कम्युनिकेट किया हो, लेकिन आज थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा कि किसके साथ आपने इंटरेक्टिवली कम्युनिकेट किया, किसके साथ आपने डायरेक्टिव या डेमोक्रेटिकली किया है, ठीक है, किसके साथ डायरेक्टिवली किया है कम्युनिकेट। टीम मैनेजमेंट में हम 4 C's की बात करते हैं हमेशा, 4 C's ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। नंबर 1, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन कौन सी है? इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, देयर आर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि हम कम्युनिकेशन जब भी करते हैं अपनी टीम के साथ, तो हमेशा कोशिश होती है कि अपना मैसेज कन्वे हो जाए, एज अ मैनेजर मेरा मैसेज कन्वे हो जाए मेरी टीम से। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये टू वे होती है, दो तरफा कम्युनिकेशन होती है। आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको अमल करते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर किस तरह होगी बात? इसके लिए आप उनसे फीडबैक लेते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि बताइए मैंने आपको क्या बताया। टास्क अगर आप कहते हैं कि अगर आप अपने 60% टास्क को लिखना शुरू कर दें, यानी 100% टास्क को लिखना शुरू कर दें, तो उसमें से 60% टास्क अचीव हो जाते हैं। दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन। आज हम सुबह आके ये देखते ही नहीं है, हम सुबह आके बने होते हैं गोलकीपर, ये बॉल आ गई रोक ली, वो बॉल आ गई रोक ली, ये नहीं रोक सके गोल हो गई, ये गोल पे लग के वापस आ गई। बट आज हम अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह करें कि सुबह आए, टू डू लिस्ट बन, देखें क्या कम्युनिकेशन एज अ टीम मैनेजर, टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी प्रायोरिटी सेट करें। अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि टास्क बढ़ते चले जाएंगे और वो स्ट्रेस की तरफ लेके चले जाएगा। तो आपने कम्युनिकेट करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है ऐसे लोगों को जो कि अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, आपने उनको टीम लीडर बनाना है, या आपने उनको कम्युनिकेशन अपना एडवाइजर रखना है, या आपने उनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखना है कम्युनिकेशन, ठीक है। और देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि चेंजेबल ट्रेट है। मैं जब आई स्टार्ट माई करियर 14 years अगो, तो शायद मैं इतना अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन जिसमें मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। बट क्या किया, ये बात समझ में आई कि एज अ बिजनेस ग्रेजुएट, अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो मैं बहुत जल्दी राइड ऑफ हो जाऊंगा मार्केट से, कोई मुझे नाम भी याद नहीं रखेगा। तो सिर्फ एक स्किल्स पे अपने काम किया, अपने लोगों के साथ मिला, बैठा, बात की, अपने आप को मुश्किल में डाला, अपने आप को चैलेंज दिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब सी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हुई है। तो वही चीज अल्टीमेटली मेरा यूएसपी, मेन चीज। दोस्तों, ये आपको, आप सब लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि एज अ टीम मेंबर या एज अ टीम मैनेजर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को पसंद नहीं करते होंगे जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं लेकिन सिंगल हैंडेडली करते हैं, वन साइडेड बात करते हैं। इसी तरीके से एज अ मैनेजर भी आप उन लोगों को पसंद करते होंगे जो कि आपसे टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, जो आपके कुछ बोलने के बाद आपकी बात को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी आपने उनकी बात को दी। सेकंड, कोऑर्डिनेशन। आपकी कम्युनिकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी। कोऑर्डिनेशन इज अ हेल्पिंग अप्रोच। जब आप किसी को कोई टास्क देते हैं तो रिजल्ट नहीं मांगते, उसे असिस्ट करते हैं कि देखिए ये रिजल्ट है, इस तरीके से वे आउट बताते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैनेजर्स का काम कहीं पे भी गलती को आइडेंटिफाई करना नहीं है, कि गलतियां आइडेंटिफाई कर रहा है मैनेजर, नहीं। मैनेजर का काम हमेशा से है कि वो बेहतरी आइडेंटिफाई, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि
OFI, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करें। तो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, आप लोगों के साथ वन ऑन वन फीडबैक दें, उनको असिस्ट करें, उनको सिखाएं, उनको किसी ऐसे टीम मेंबर के साथ अटैच करें जो अच्छा कम्युनिकेटर। सो मीनवाइल जवाद अहमद शेख का मैसेज आया कि सर व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनल सोर्स और देखिए डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ईमेल्स हो सकती हैं, मेमोरेंडम हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, पेनाफ्लेक्स के जरिए लोग डिस्प्ले कर देते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास लैपटॉप्स होते हैं उस पर जो है वो उसके स्क्रीन सेवर्स चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले बोर्ड्स लगा देता है। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। फिर ट्रेनिंग के जरिए कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस सेशंस के जरिए होती है, अनाउंसमेंट्स के जरिए होती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हम जो करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के जरिए करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, लेटर्स, मेमोरेंडम, फैक्स, ईमेल्स। ये इसके जरिए आप इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं या मीडियम्स। इसके अलावा हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के जरिए कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट, प्रिंट एडवर्टीजमेंट के जरिए, प्रिंट पेपर्स के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया, ये तमाम सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। देन कोलैबोरेशन मींस विन विन सिचुएशन। आपने अपने लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होता है। उनको कोई टास्क देके उनको भूल नहीं जाना होता। ये अक्सर कहते हैं ना कि पानी में इसको धक्का दे दो, या वो पानी में स्विमिंग पूल में आप अगर छलांग लगाएंगे तो तेज तैरना आ ही जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप किसी को स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं तो ये वही स्विमिंग पूल है जिसमें पानी नहीं, आपका अपना पैसा है, आपका अपना टाइम है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई ऐसे लोग आपके आपके स्विमिंग पूल को गंदा कर दें जो कि जिनको वो तैराकी नहीं आती हो? आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमेशा कोलैबोरेट करें लोगों के साथ। कोलैबोरेशन का मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम्स को डेवलप करें। इसमें लीडरशिप कमिटमेंट बहुत जरूरी है। लीडरशिप ने खुद कमिटेड होना है, खुद इन अपने आप अपनी प्रेजेंस को बताना है, ठीक है, सपोर्ट करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। आज हम कम्युनिकेशन करना तो बहुत अच्छी तरीके से चाहते हैं, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की कोई स्किल की ट्रेनिंग के लिए बात करें तो लीडरशिप की तरफ से जो है वो कहते हैं अच्छा यार देखते हैं, इसको करते हैं। इसी तरीके से आप सब भी चाहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन इंक्रीज करें, लेकिन आज हमें जो फूड पर या कोई मूवी का टिकट महंगा लगता है, सस्ता लगता है, लेकिन कोई छोटी सी ट्रेनिंग अटेंड करना मुश्किल लगता है, महंगी लगती है। उसकी वजह यही है कि हमें वैल्यूज का अंदाजा नहीं है, प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 C's ऑफ टीम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। थर्ड वाज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन विन विन सिचुएशन। जैसे कि आप अपने वेंडर्स के साथ बात करते हैं, सप्लायर्स के साथ बात करते हैं, तो हमेशा से कोलैबोरेट करें, उनको एज अ बिजनेस पार्टनर कंसीडर करें, उनको वैल्यू दें। देन कॉपरेशन। कॉपरेशन से मुराद ये कि आपने लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करने। किसी भी कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे फेलियर होते हैं, बट हम उसकी कामयाबी को देखते हैं, उसके फेलियर्स को नहीं देखते। फेलियर्स आर वेरी वेरी ट्रू फ्रेंड, बिकॉज वो आपको बताते हैं कि आपकी डायरेक्शंस क्या थी, आप चाहते क्या थे और आपने किया क्या। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम मैनेजर, आपने कॉपरेट करना है। कॉपरेशन बहुत जरूरी है। मैं जब भी अपने मैनेजमेंट के पास, अपने डायरेक्टर के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे हमेशा से इस बात का एहसास होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई और भी है जो कि अपना एक्सपीरियंस हमसे देना चाह रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है, ठीक है। अब हम अगर 2 मिनट का ब्रेक ले लें क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में अजान हो रही है। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप ब्रेक पे हैं 2 मिनट, तो अगर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे फोर्सेस ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में, जिसमें कोऑर्डिनेशन था, कोलैबोरेशन था और कोऑपरेशन। अगर कोई सवाल है अब तक का तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा भी था।
जी, Jawad, thank you for your question, Jawad and Sheikh. Now, step 3 is team socializing and engagement. दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में एंगेजमेंट ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आपने एंगेज करना है, लोगों को आपने पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, लोगों को इस बात का एहसास दिलाना है कि उनकी प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए कि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि टीम टूट रही है, टीम से जो सीनियर लोग हैं वो जा रहे हैं, जो जूनियर लोग हैं वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसकी एक अहम रूट कॉज़, जब हम रूट कॉज़ की बात करते हैं तो एंगेजमेंट की बात करते हैं। एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टीम को डिफरेंट तरीके से आप एंगेज कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको रिकग्निशन दें, उनकी कॉम्पिटेंस इंक्रीज करें। यहाँ वर्ड कॉम्पिटेंस भी आया, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस इज एबिलिटी टू परफॉर्म इन स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी भी चीज, किसी भी काम या कोई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो आपको खास एक अहलियत होती है आपकी। जैसे अगर डॉक्टर हैं, आप उनको जब भी चेक कराते हैं तो आपके दिल में तसल्ली होती है। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ कॉम्पिटेंस। देयर आर थ्री पैरामीटर टू इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल। नंबर वन, एजुकेशन। नंबर टू, एक्सपीरियंस। नंबर थ्री, देयर टेक्निकल एरिया क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग। सो लोगों को एंगेज करें लोगों को बताएं कि इस टास्क से आप क्या सीखेंगे। इस टास्क को पूरा करने का जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, वहाँ आप नई चीज, नई स्किल क्या मिल जाएगी। कोलैबोरेट करें, कंपनीज गोल को कम्युनिकेट करें। कहते हैं कि अगर आप ये भी हमारी एक मॉडर्न टेक्निक है कि अगर आप अपने गोल्स को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, एक गोल उस वक्त तक गोल ही रहेगा जब तक वो आपके माइंड में, आपके दिल में। तो आपने गोल को कम्युनिकेट करना है, और उसके किस तरह करना है, इजीएस्ट वे के जरिए। लोग अगर पिकनिक्स पे जाके सुनना पसंद करते हैं, आपके गोल को वहां पे लेके जाएं। लोग अगर किसी लंच पे, किसी गैदरिंग में करना चाहते हैं, लोग अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज पे सुनना चाहते हैं, जरूर सुनो। तो find the effective, find the easiest, find the way which easily communicate to the relevant people. That's it. हम लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि हम हमारी जितनी भी टीम मीटिंग्स होती हैं, हम उसको कोशिश करते हैं इंग्लिश में करने की। कोई बुराई नहीं है दोस्तों इंग्लिश में करने की, बट ये देखें कि आपके साथ लोग, अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो कि उस लैंग्वेज को 100% नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, 100% नहीं समझ सकते, तो आसानी के साथ कोशिश करें कि वो लैंग्वेज यूज करें जिसमें वो इंगेज हो सके। तो ये बेसिकली टीम सोशलाइजिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है। आपको पता है हर बंदा चाहता है कि वो सोशली लोगों के साथ अटैच हो, सोशली उसका एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, सोशली उसकी उसका एक किरदार बने। उसके लिए आप लोगों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की एक्टिविटी कर सकते हैं, आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों की जो स्किल्स हैं, टॉप मोस्ट स्किल्स हैं, आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको लोगों को बता सकते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हो। और ये इंटेंजिबल, ये हम इंटेंजिबल जो हमारे बेनिफिट्स हैं उसमें भी ऐड करते हैं कि लोगों को अगर आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाते हैं, तो लोगों को जब भी आप रिकग्नाइज करेंगे, रिकग्निशन देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, दे विल पे बैक यू, दे विल गिव यू। अगर आप अपनी कंपनी में जो है वो लोगों एक ऐसा ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे जहां पर आप लोगों को ये ना बताएं कि क्या करना है, ये पूछे उनसे कि कैसे करना है, तो एक अच्छा कल्चर डेवलप। हमारा फोर्थ स्टेप भी कल्चर डेवलपमेंट है। तो सब टीम, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं ना, तो हम मुख्तलिफ कल्चर्स को लेकर आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ नॉर्म्स को लेकर आते हैं, मुख्तलिफ पसंद नापसंद को लेकर आते हैं अपने वर्क प्लेस पे। बट ये काम होता है लर्निंग एंड ओडी का, जो लर्निंग एंड ओडी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं इस बात को। ये लर्निंग और ओडी के लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लोगों के लिए ये चैलेंज है कि किस तरीके से उन्हें वो उस कल्चर से, जिस तरह से वो आए हैं, उन वहां से अच्छी चीजों को एक फिल्टर लगाकर ऑर्गेनाइजेशन में लाए। यानी अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये चीज शायद मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरा वर्क प्लेस नहीं करेगा। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर डेवलप करना हो, उस कल्चर में कोलैबोरेशन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी हमारी प्रायोरिटी। और जिस जगह, जिस कल्चर, जिस नॉर्म पे सबसे ज्यादा हम आजकल बात की जा रही है, और जब भी हमें एचआर के लोगों के साथ बैठता हूँ तो वो लोग इस बात को एग्री भी करते हैं, वो इस बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं कि
कैन नॉट डू अप्रोच नहीं करनी, कैन डू एटीट्यूड लेकर आना, कैन नॉट डू एनी अप्रोच नहीं स्टार्ट करना। और इस तरह काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जब भी हम काम करें, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई टास्क हमें मिले, तो हम टास्क सुनने के बाद ये ना कहें कि ये मेरा काम नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। इसके लिए विन विन सिचुएशन अगेन, इसके लिए टीम लीडर्स को भी बैठना होगा साथ, और टीम मैनेजर्स को भी बैठना होगा कि जब भी हम कोई टास्क कम्युनिकेट करें तो क्या टास्क सही कम्युनिकेट कर रहे हैं, सही लोगों से करवा रहे हैं, या सही तरीका है ये कम्युनिकेट करने का। और इसके अलावा आप, हमारे यहाँ टास्क तो दे दिए जाते हैं लेकिन उसमें चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया, टास्क को एक्सप्लेन सही करना बहुत जरूरी। बिकॉज होता क्या है, बिकॉज ये छोटी सी चीज़ है, टास्क कैन नॉट डू एटीट्यूड और कैन डू एटीट्यूड। हमें ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कैन नॉट डू एटीट्यूड से कन्वर्ट करना है कैन डू एटीट्यूड की तरफ लेकर आना। सो द कैन डू एटीट्यूड गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे कम्युनिकेट कर रही होती है, इस बात पे एग्री कर रही होती है कि लोगों में से इस चीज को निकालना है। काफी कंपनीज हमसे कांटेक्ट करती हैं, और जब हम हमसे पूछते हैं कि भाई क्या पढ़ाना है, तो उनको बस, उनको वो हमेशा से हमें यही कहते हैं कि आफाक आपने इनको सिर्फ कोशिश करनी है कि ये ये एटीट्यूड निकल जाए, कैन नॉट डू एटीट्यूड। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत टॉक्सिक चीज, और हमारी टीम मैनेजमेंट में, बिकॉज हम टीम मैनेजमेंट को उस तरह लेते हैं जिस तरह हम, आपको याद होगा, आप सब यूनिवर्सिटी में भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि यूनिवर्सिटी में जब हमें कोई टास्क दिया जाता था, जब कोई हमें प्रोजेक्ट दिया जाता था, तो वो इस तरह डिवाइड होता था कि अच्छा, कौन, किसके पास कंप्यूटर है, कौन लिखेगा, कौन डेटा इकट्ठा करेगा, और कौन प्रेजेंट करेगा। तो कुछ 2 या 3 लोग काम कर रहे होते थे, बाकी सब उनके पीछे ओवरशेडो होते। ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता। तो यही वो कल्चर है जिसको हमें डिस्करेज करने की जरूरत है। हर बंदे का पोटेंशियल आपने लेना है, हर बंदे के पोटेंशियल को आपने यूटिलाइज करना है, और उसके लिए एज ए लीडर आपने उनके साथ बैठना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना होगा। यस, जवाब साहब का एक बहुत अच्छा सवाल है, कहते हैं कि हाउ वी मैनेज टीम मेंबर विद which belongs to diverse background, education, culture, skill, mindset, yes, work ethics, very good। देखिए, पाकिस्तान में भी अब तो, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग जॉब करते हैं वो इस बात को विटनेस करते होंगे कि उनके पास मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस लोग मौजूद हैं। देखिए, इसके लिए ना ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एक नॉर्म से बात करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिस पे जीरो टॉलरेंस। जैसे कि आजकल जब और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अवॉइड टू स्प्रेड एनीथिंग रिलेटेड टू दी पॉलिटिक्स, रिलीजियस थिंग्स, इस तरह की चीजों। आपने सबसे पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करना होंगे कि लोगों, कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें लोगों लोगों की जो एक जैसे कहते हैं इंटेग्रिटी है वो हिट होती है। आपने हर उस टॉपिक को प्रमोट करना है जो कि अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को इंक्रीज करना। ठीक है, आपने सिमिलैरिटीज पे बात करनी, आपने डिफ्रेंसिएशन पे बात नहीं करनी। हर इंसान, हर कल्चर, हर मजहब की अपनी डिफ्रेंसिएशन, तो आपने हर कल्चर को रिस्पेक्ट देनी, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रायोरिटी देनी। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? वैल्यू, कोलैबोरेशन, हेल्पिंग अप्रोच। ठीक है, ये बेसिकली आपका गुड टाइम मैनेजमेंट, ये चीज। तो आपने लोगों के साथ, अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी एजुकेशन शायद कम होगी, कि वो वर्कर लेवल पे लोग हैं, आपने उनके साथ बैठना है, नेम इन लैंग्वेज में उनकी मसलों को सुनना है। बहुत सारे ऐसे मसले इसलिए भी हल नहीं होते कि हम उसे सुनना ही नहीं चाहते एज अ मैनेजर, बिकॉज हमारे लिए शायद वो नॉन इशू या नॉन सीरियस हो, बट किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और जब आप अपने वर्कर्स को या अपने टीम मेंबर्स को सुनना छोड़ देते हैं, यही वो फर्स्ट स्टेप होता है जब आपकी टीम टूटना शुरू हो जाती है, वर्चुअली आपकी टीम टूट जाती है। ठीक है, सो दैट्स, इफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बहुत, यही वो चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने हमेशा से मैनेज करना है। ठीक है, किस तरह मैनेज करना है वो मैं इसमें इस हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि देर आर सो मेनी वेज, सो मेनी मीडियम्स, या हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे तरीकेकार हैं जिसके जरिए हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीयर्स, जो टीम मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉज बाय डिफरेंट वर्क स्टाइल्स, आपस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको आपस में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब हम उनकी रूट कॉज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, तो ये बात समझ में आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम इस वजह से भी आ गया
या इस वजह से भी हो गया क्योंकि उन्होंने उनके मैनेजर्स आपस में नहीं मिलते, पसंद नहीं करते, और वो नाराजगी और जैसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स का वो ट्रांसफॉर्म होता है टीम मेंबर्स, जो कि बहुत गलत है। ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हो या सुपरवाइजर हो, आपने आइडेंटिफाई करना है ऐसे लोगों को जो कि अच्छे कम्युनिकेटर, ठीक है, मफाहमत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, आपने मिल के काम करने पर तरजीह देनी है लोगों को। मुझे बहुत शायद कुछ लोग पसंद ना हो, लेकिन मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उनको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन से मुराद इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन, इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। अगर आपके पास आपके साथ खवातीन हैं वर्क प्लेस पे, तो आपने बोलते हुए लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए बहुत अहम, बहुत बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होना होना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके साथ मर्द हजरात भी, यंगस्टर्स हैं खासकर, तो उनको गलत नामों से नहीं पुकारना, उनको कोई भी ऐसे बॉक डाउन नहीं करना उनको, ताकि उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अगर कोई कल्चरल डिफरेंसेस हैं किसी के, तो देखिए वो कल्चरल पर्सनल चीज है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडेप्ट करना है। किसी के कपड़ों का, किसी के लिबास का, किसी की बातों का, किसी के लफ्जों का, किसी की उर्दू का, किसी की इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज का, किसी के बिलीफ्स का, किसी को कोई हक नहीं है कि वो उस पर बात कर सके। यही वजह है जब ऑर्गेनाइजेशन हमें बुलाती है, वो कहती है आप अक्सर बिजनेस कंसल्टेंसी चाहिए और पॉलिसीज बनानी है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, बताइए सबसे पहले कौन सी पॉलिसी बनी। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी टीम के साथ बैठ के, सबसे पहले एक पॉलिसी बनाए कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टीम मैनेजमेंट के लिए एक रेड रेड कार्ड होती है कि वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिस पर हम बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस होगी, चाहे कोई भी वर्कर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उस पर कोई भी ऐसी कोई होगी। फॉर एग्जाम्पल हेरासमेंट की पॉलिसी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रिफ्ट की पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग की पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल फेवरेटिज्म की पॉलिसी है। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी ऐसी चीजें जिस पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिकॉज जब तक आप पॉलिसी नहीं तय करेंगे, लोग गलती करेंगे और कहेंगे हमें तो पता नहीं था। आपने पॉलिसी बनानी है और कम्युनिकेट करना है इन तमाम लोगों को, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोगों को, जो कि ये देखते हैं, ये बात समझते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए इस चीज को समझे कि वाई वाई कॉन्फ्लिक्ट्स आर अराइज, कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना, कि जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट को नहीं मैनेज कर सकेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट को नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं कर सकेंगे, खत्म नहीं कर सकेंगे। बिकॉज जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग बन जाती है, ग्रुप्स आ जाते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी इश्यूज आ जाते हैं जहां पर हम नहीं चाहते कि फेवरेटिज्म आ जाए, और फेवरेटिज्म लीड टूवर्ड्स टीम ब्रेकिंग, टीम को ब्रेक करने का सबसे एक अहम वजह होती है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय वर्कलोड, ये चीज कि इसके पास तो इतना काम है, मेरे पास तो इतना काम है, ये काम ज्यादा करता है, ये काम कम करता है। लोगों का वर्कलोड करें, लोगों को मैनेज करें, बताएं कितना जरूरी है, कौन किसके पास कितना वर्कलोड, ठीक है, और उस वर्कलोड के हिसाब से ही उनकी केपीआई आइडेंटिफाई करें। लोग आपके पास ये नहीं नहीं पूछें आकर कि आज आपका टास्क क्या है, क्या आज उनका टास्क क्या है, क्या वो काम कर, आज वो काम करें। और आप अगर एज अ मैनेजर ये बताने बताने बैठ गए कि इसका क्या काम है, तो फिर आप डायरेक्टर होंगे किसी मूवी के, जब तो मूवी चलती रहती है वो डायरेक्ट करते रहते हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को फैसला करना होता है किस तरीके से आपने लोगों को ये बात बावर करानी है, ये बात को कम्युनिकेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती है। वर्कलोड सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ लोग रात को भी उनको टाइम पे छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ लोग जल्दी जा रहे हैं। तो ये चीजें आइडेंटिफाई, ये इशू है, देखिए मैं तो आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये इशूज हैं जो कि आप आइडेंटिफाई कर। हाउ टू मैनेज टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, टीम कॉन्फ्लिक्ट करने का तरीका क्या है, ओपन कम्युनिकेशन करें। अगर किसी दो लोगों के हवाले से आपके बात आती है सामने, दोनों को बिठाएं। माइक्रो मैनेजमेंट से परहेज करें कि एक के साथ बैठ के आप कुछ और बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ बैठ के आप कुछ और बात कर रहे हैं। दोनों को साथ बिठाएं, प्रॉब्लम दोनों की सुने, और दोनों की बात सुनने के बाद जिस चीज को ऊपर रखें वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वरना यही बात होगी कि आपने तो इसका साथ दे दिया, आपने तो उसका साथ दे दिया, ये चीज।
एक्टिवली कम्युनिकेट करें, परसीव ना करें चीजें। परसेप्शन इज ऑलवेज अ किलर, परसेप्शन इज अजम्पशन, और अजम्पशन इज ऑलवेज अ क्राइम। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, जो चीज है जितनी है उसके हिसाब से रहें, फेयरली प्रेजेंट करें अपनी बात, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी का सामना रखें। कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से भी होते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का सामना नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रख पाते। अगर आपसे आपका टीम मैनेजर, आपका टीम मेंबर कोई चीज डिस्कस कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने किसी इशू को, अपने किसी ऐसी चीज को जो कि आप चाहते हैं कि वो खत्म हो, आप उसको मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा तुम्हें तो ये नहीं आता, सही है चलो मैं काम किसी और को दे दूं। आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर मैं किसी ने कहा कि मेरा एक्सेल ठीक नहीं है, तो आप उस बात को मिसयूज ना करें, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज है। किसी की कोई बात पे अगर आप पर्दा रखते हैं तो अल्लाह आपकी बातों पर पर्दा रखता है। अल्लाह हम सब की जो चीजें हैं उस पर पर्दा रखे। बात इतनी सी बताने की जरूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का एक बहुत बड़ा रीजन ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जब आपके टीम मेंबर्स आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो हमेशा से वो नए मैनेजर्स को तलाश करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग कंपनीज नहीं चेंज करते, लोग अपनी मैनेजमेंट चेंज करते हैं, लोग अपने मैनेजर चेंज करते हैं। लोग नहीं चाहते कि ऐसे ऐसे मैनेजर के साथ काम करें जहां पर वो उसके लिए मजीद प्रॉब्लम का सामना हो। सो ऐसे मैनेजर बनना है हमें जिससे कि हमसे लोग मिलना चाहें। ऐसे मैनेजर नहीं बनना कि हम जब लंच करने जाएं तो बाकी टीम बोले हाँ सर हमने लंच कर लिया, खत्म, हमारा काम तो हो गया। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्टिविटी के इसमें हम फिर जो हमारा वो है वैल्यूज एंड एथिक्स, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने एथिकल वैल्यूज को क्रिएट करना, एथिक्स, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आपने ये बताना है ये क्यों जरूरी है, किस तरह अहम है ये, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझे कि वर्क एथिक्स का सामना क्यों, प्रॉब्लम क्यों आती है, वर्क एथिक्स क्या है, और उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ की ऑफ सक्सेस, हम सबको पता है। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हर बंदे की, हर एम्प्लॉय की, हर टीम मेंबर की खास रिस्पेक्ट हो, और उस रिस्पेक्ट को किसी को ब्रीच करने की इजाजत ना दी जाए। फिर इंटेग्रिटी, कि आपने इंटेग्रिटी का ख्याल रखना है, इंटेग्रिटी वैल्यूज का ख्याल रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद ऐसे लोग जो कि हमें वैल्यू करते हैं, चाहे रिगार्डलेस ऑफ देयर, चाहे चाहे आपका हाउस कीपिंग स्टाफ हो, आपका सिक्योरिटी स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रायोरिटी सेट ना करेंगे ये अच्छा एचआर का बंदा है तो मैं इससे नाराजगी इख्तियार नहीं कर सकता, इससे अच्छी कम्युनिकेशन करूंगा। ऐसा नहीं, एवरीवन इज इक्वल। और ये काम अगेन इट्स अ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लीडरशिप ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखना है। देन 6 कॉमन चैलेंजेस जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है आजकल की इस जमाने में। नंबर 1, पर्सनैलिटी इन बेस्ड बिल्डिंग टेक्निक्स। ये हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, और ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनैलिटी क्लैशेस ही सबसे बड़ा एक रीजन होता है टीम मैनेजमेंट को खत्म करने का। तो जिसकी जो पर्सनैलिटी है आप उसको रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप लोगों को ये बावर करें, लोगों को ये कम्युनिकेट करें कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो लोग हैं वो कितने ज़रूरी हैं आपके लिए, और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनको किस तरह हेल्प करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड टेक्निक्स, स्किल बेस्ड टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। आप उन्हें बताएं कि क्या चैलेंजेस ऐसे हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप एज ए टीम मेंबर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुटिंग ऑल टुगेदर इन द कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूंगा कि अ गुड टीम मेंबर विल ऑलवेज अ गुड टीम लीडर। अच्छे टीम मेंबर बने, हम सब अच्छे टीम लीडर तो बनना चाहते हैं, बट अच्छे लीडर बनने के लिए अच्छे टीम मेंबर बनना जरूरी है। अपने जो टीम लीडर है उससे डिस्कशन करें, बैरियर्स ना रखें। बैरियर्स क्या होते हैं, झिझक खत्म करें, ठीक है। और तमाम तमाम चीजें जो आपको रोकती हैं अच्छा अच्छा काम करने से, चाहे वो आपके करीबी दोस्त हो ना, टेक अ पार्ट, आसानी के साथ उनके साथ अलग हो जाएं। जो आपके आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद नहीं कर रहे, उनको आपने साइड ऑफ कर। इसके लिए आपने टू डू लिस्ट बनानी है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, लेकिन इसके लिए आपने अपने किसी मेंटोर से बात करनी। हम डिफरेंट बजट रखते हैं, नई गाड़ी का बजट, गाड़ी की रेनोवेशन का बजट, नए शॉपिंग का बजट, लेकिन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का बजट नहीं रखते, अपनी ट्रेनिंग का बजट नहीं रखते। तो अपनी ट्रेनिंग पे भी एक बजट लगाएं, चाहे वो ₹1 हो या ₹1 लाख हो, या आपने डिफाइन करना है कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है।
तो 1 लाख रुपीज हो या चाहे 1 रुपीज हो, आपने कोशिश करनी है कि मैं ये पर्टिकुलर अमाउंट अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करूंगा। और देखिए, हर चीज को सीखने के लिए अब तो शायद पैसों की भी जरूरत नहीं है। अब हर चीज आप यूट्यूब के साथ सीख सकते हैं। आप अपने अच्छे मेंटर, ऐसे वर्कशॉप्स होती हैं बहुत सारी, वो कहते हैं ना कि अगर आप प्यासे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्लास ऑफ वाटर। तो इसी के साथ ही ये कंक्लूजन था कि टीम इज इनकम्प्लीट विदाउट पीपल, एंड पीपल आर इनकम्प्लीट विदाउट द बॉन्डिंग बिटवीन पीपल एंड देयर मैनेजर्स। सो एज अ टीम हमें ये कोशिश करनी है कि टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो उसूल या सबसे अहम चीज ये है कि एज अ पर्सन हमें कोशिश करनी है कि अच्छा टीम मेंबर बनना है, ताकि टीम मैनेजमेंट की तमाम चीज़ों को, बिकॉज अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी जॉब करेंगे, अगर आप अच्छे टीम मेंबर नहीं है, तो इवन यू कैन नॉट रन योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस भी नहीं चला सकते। उसके लिए यू नीड टू take a feedback from your team member, your team leader, and try to compensate or try to uh, obey that instruction, try to fill out all the things, तभी आप आई चीजों को इंशाल्लाह ले सकते। सो हम जा रहे हैं अपने अपने इस सेशन के एंडिंग नोट्स की तरफ, और अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि एज अ टीम मेंबर, एज एन अच्छे टीम मेंबर, आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। वी आर ओपन टू क्वेश्चन। कोई सवाल, कोई ऐसी कंफ्यूजन जो आप चाहते हो कि आप इस सेशन के हवाले से आपको समझ में नहीं आ सकी। आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है। अच्छा जी, हाफिज उबैदुर रहमान कासमी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। सर, देयर इज अ पॉइंट अबाउट टीम बिल्डिंग इन विच यू आर telling about the search task person, so how can we recognize them? uh, आप कह रहे हैं कि टीम बिल्डिंग वाली जो हमारी एक स्लाइड थी उसमें, बिल्कुल। देखिए, उसमें रिकग्नाइज से मुराद ये कि लोगों को उनके टास्क, उनके अच्छे कामों पर अप्रिशिएट करें, ठीक है, देन उनको नए टास्क दें। हम एज अ मैनेजर उनकी गलतियां तो आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी हमेशा कमी तो जरूर बताते हैं, लेकिन हम उसे ये नहीं बताते कि उसे इम्प्रूव कैसे करना। तो मैं हमेशा से गलती आइडेंटिफाई करने करने का, जिसे कहते हैं, इजाजत उसे ही देता हूँ जिसके पास ये ताकत हो कि गलती को आइडेंटिफाई भी करना है और उसको सॉल्व भी करना है। यानी मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स नहीं बता रहा, टिप्स नहीं बता रहा। यानी हमेशा तनकीद बराए तामीर, वो वाली बात। और रिकग्निशन से मुराद आप लोगों को नए स्किल्स दें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने लोगों को रिकग्नाइज करना है, उनको नए स्किल्स देना। अगर कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छा है तो उसे एक्सेल सिखाएं, ठीक है। अगर एक्सेल में अच्छा है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा है, आइडेंटिफाई करें कि उसकी जॉब रोल, जो उसकी जेडीज हैं या जो उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन है, उसमें कौन सा ऐसा स्किल है जो काम करेगा। हम हमेशा से हार्ड स्किल्स को काम को अहमियत अहम समझते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं सीखेंगे, हार्ड स्किल्स बेकार है। मेरे हाथ में एक टूल है, लेकिन मैं उसे जोर जोर से दीवार में मार, हालांकि सिर्फ एक निडल है जिससे मुझे एंटर करना। तो सॉफ्ट स्किल आपको सिखाता है हाउ टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव विद यूज ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल। जनाब, बहुत अच्छा सवाल पूछा था आपने। एनी क्वेश्चन गाइस? सवालों का सिलसिला जारी। यही वो वक्त है जो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू मोस्ट वेलकम हाफिज उबैदुर रहमान कासमी साहब। यस, एनी मोर क्वेश्चन गाइस? और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल? तो हम पाकिस्तान में ये कहते हैं कि अगर सवाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर कुछ फीडबैक है इस सेशन के हवाले से तो वो भी आप दे सकते हैं। एनी फीडबैक फ्रॉम दिस सेशन? कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, वो भी बता दीजिए। चैट बॉक्स आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा रिएक्शंस का कॉलम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
Muskan Tariq, what advice do you have for someone who is new to leadership role, just starting to manage a team? Very good question. Thank you, Muskan. देखिए ये सवाल वो है जो कि बहुत सारे मेरे टीम मेंबर, मेरे स्टूडेंट या मेरे इंटर पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि हम अभी असिस्टेंट मैनेजर बने, हम अभी मैनेजर बने, अभी हमें टीम मिली है, अब हमें क्या है, क्योंकि अब टीम में बहुत सारे लोग हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। देखें, हमेशा से जब भी आप टीम लीडर बने तो आपके टीम मेंबर्स को ये मालूम होना चाहिए कि आप उनके टीम लीडर हैं, उनके लिए बादशाह नहीं। हमारे यहाँ टीम लीडर्स अपने आप को बादशाह समझने लग जाते हैं कि बस मैं हुक्मरानी करूंगा। तो टीम लीडरशिप इज नथिंग टू डू विद द हुक्मरानी। सीरियसली, आप अपने हर टीम मेंबर को ये एहसास दिलाएं कि मैं आपके साथ हूँ, अब आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो आपने कोलैबोरेट करना है। उसके अलावा अपनी टीम के साथ बैठे, उसको आइडेंटिफाई करें, उनको सुने। तो अगर जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप टीम को आइडेंटिफाई नहीं करते। जब भी कोई नई टीम मिले आपको, उनके साथ बैठें, लोगों के आइडेंटिफाई करें, लोगों के मूड्स कैसे हैं, लोगों की बिहेवियर्स कैसे हैं, लोगों का कल्चरल, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल वैल्यूज क्या उस बंदे को इजाजत दे रहा है कि अपने उसको बिहेवियर को इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही, क्लैश तो नहीं हो रहा। तो लोगों के साथ बैठें, अपने नए टीम मेंबर्स को बिठाएं, उनकी सुने। अपनी नहीं बताएं कि आप ये हैं और आपने ये अचीव किया हुआ है, वो तो आपने किया है अचीव, लेकिन लेट योर वर्क स्पीक रादर देन योर टंग। कि आपका काम बोलना चाहिए बस, आपका नाम से ज्यादा। कि काम है तो नाम है। थैंक यू मुस्कान तारिक, आपके इतने अच्छे सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? कोई और सवाल या कोई फीडबैक इस सेशन के लिए? कैसा आपको लगा? आपको, आप लोगों ने पूरा सुना? रिएक्शंस मैं आपको बता रहा था कि आप रिएक्शंस भी दे सकते हैं। yes, अच्छे अच्छे रिएक्शंस, थम्स अप दे सकते हैं आप, हैंड रेस कर सकते हैं। यस, एनी एनी अदर क्वेश्चन गाइस? कोई और सवाल, कोई ऐसी चीज जो पूछना चाह रहे हो जो शायद इस कंटेंट पे नहीं हो? बिकॉज टीम मैनेजमेंट तो पूरा एक सब्जेक्ट है जो हम एमबीए में भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। तो बट हमने कोशिश की है कि उस वेबिनार के थ्रू को समझाया जा सके। यस, कोई सवाल? लास्ट 3 minutes, then we will move towards next and important slide. Yes guys, any question? क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स, आप अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दें अपना सवाल। जैसे मैं आपको एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अब हमारी जो सीरीज है वो अभी चल रही है, वेबिनार की सीरीज। नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार है वो है इंजीनियरिंग लीडरशिप पे। वो तमाम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रखने वाले लोग भी हमें इस वेबिनार में सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्पीकर हैं वो शायद नवाब साहब, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, वो तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इंजीनियर, ये जो हमारा सीरीज है ये नवंबर तक जारी है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन को जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। आप लॉजिक्स की वेबसाइट्स पे जाके हमारे आने वाले इवेंट्स के हवाले से, लॉजिक्स के इवेंट्स के हवाले से जान सकते हैं। आप अगर कोई स्टोरी अपनी शेयर करना चाहें प्रोफेशनली, एचआर रिलेटेड, या कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो उसमें भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्केड्यूल आपके सामने मौजूद है, और यही स्केड्यूल हमारे तमाम सोशल मीडिया जो हमारे चैनल्स हैं उसके ऊपर भी मौजूद है। प्रोजेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। आप अपने सवालात, अपने सजेशन, अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबिनार आपके लिए, हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए हम मैनेज करें, बनाएं, डिजाइन करें, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे होते हैं। आप info@logix.solutions.net पे आप ईमेल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 0319344185 पे। और लॉजिक्स की वेबसाइट आपके साथ मौजूद है, जहाँ पर आप जाकर हमारे तमाम हेल्प कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के टाइमिंग का, आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इसमें आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन रही। हम 40 पार्टिसिपेंट तक गए, बहुत सारे लोग आ रहे थे, अपने मैसेजेस उन्होंने डिफरेंट चैनल से हमें किए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और होपफुली कि आप इस जो आपने आज लर्निंग की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज की है, लर्निंग की है जो एक स्टार्ट किया है, ये आपके लिए फ्रूटफुल है। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।